हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक मूवी एक्सप्लेनेशन लाई हूँ जिसमें 4 अलग अलग कहानियाँ हैं जो समाज के कड़वे सच को बयां करती है, जिसे देख आपको भी लगेगा कि ये 19% सही है। समाज में ऐसे ही सोच के लोग हैं और ऐसे हादसों की कहानियाँ बहुत सी है जो सुनने को भी मिलती है। तो इस मूवी की पहली कहानी को स्टार्ट करती हूँ। तो पहली कहानी में हम देखते हैं छोटा सा गांव जहाँ 2 दोस्त हैं, समर और हरी। ये दोनों अलग अलग धर्म के हैं। सच तो ये है, ये जो समर है वो गे है। वो हरी को बहुत पसंद करता है, वो हरी से प्यार करता है, मगर हरी को लगता है वो सिर्फ उसका सच्चा दोस्त है। आज हरी की नौकरी लग गई थी, वो जल्द ही शहर जाने वाला था क्योंकि हरी ने आज तक शहर में ही पढ़ाई की थी और समर को लगता था आज वो उसके प्यार का इजहार कर उसे अपने साथ शहर ले जाएगा। मगर यहाँ हरी कहता है, यार समर, मैं बचपन से तेरी बहन साहिरा से बहुत प्यार करता हूँ। और वो एक लेटर समर के हाथ में दे देता है। समर का दिल यहाँ टूट गया था। वो आंसू भरी आंखें लेकर हरी की ओर देखता है और कहता है, इसे धर्म का मुद्दा बनाएंगे गांव वाले, मगर मैं तेरी मदद करूँगा। घर आकर समर ये बात साहिरा को बताता है तो साहिरा भी हरी से प्यार करती थी। साहिरा की हरी के लिए मोहब्बत देख समर अपने दिल की बात किसी से नहीं कहता और अब गांव वाले तो इनके प्यार को समझने से रहे। ये बात भी किसी को पता चली तो ये लोग इन दोनों को मार देंगे। अब ये गांव छोड़कर भागने का सोचते हैं। एक दिन हरी के चाचा साहिरा और हरी को थिएटर में देख लेते हैं और ये बात गांव में फैल जाती है। अब लोग तो दूर इनके घर के ही इनके जान के दुश्मन बन जाते हैं। अब इनको मार कर ही इनके घर वालों को सुकून मिलने वाला था, मगर समर इन दोनों की भागने में मदद करता है। अब तक उसने जितने पैसे जोड़े थे वो सब इन दोनों को दे देता है, क्योंकि फ़िलहाल तो हरी के पास पैसे नहीं थे। अभी तो उसकी नई नई नौकरी लगी थी और उसने ज्वाइन भी नहीं की थी। समर ये पैसे जोड़ रहा था क्योंकि उसे अपना जेंडर चेंज कर कर लड़की बनना था और हरी से शादी करनी थी। अब ये लोग शहर भाग जाते हैं। कुछ 1-2 साल बाद ये लोग गांव वापस आते हैं क्योंकि इनके घर वालों ने ही इन्हें बुलाया था। सब लोग इनके आने से खुश थे। शहर में इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। अब स्टेशन पर ही हरी के चाचा उसे लेने के लिए आ जाते हैं और गांव की ओर जाते हुए हरी सबके बारे में पूछताछ करता है और अपने दोस्त समर का भी पूछता है। तब चाचा कहता है, तुम लोग गांव से भाग गए और इसमें समर ने ही तुम्हारी मदद की। ये बात जब समर के बाबा को पता चली तो वो उसके बाप ने ही उसे घर से निकाल दिया और गांव वालों ने उस पर बहिष्कार डाल दिया। बेचारा दर बदर भटकता रहा, कुछ भी खाकर जीता रहा। मगर एक दिन कुछ शराबियों ने उसे घेरा और उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। सारे गांव वालों से वो मदद मांगता रहा, मगर उस रात उसे किसी ने पुकार नहीं सुनी। बेचारा तड़प तड़प कर मर गया। अब ये सुन साहिरा और हरी रोने लगते हैं। वो सोचते हैं कि बेचारे को किस बात पर इतनी बड़ी सज़ा दी गई, गुनाह ही क्या था उसका। तो साहिरा समर की याद में रो रहे थे और तभी घर आ जाता है। घर घर वाले उन्हें लेने आते हैं तो यहाँ हरी अपने घर वालों पर चिल्लाता है और गुस्सा होता है और उन्हें अपने बच्चे का चेहरा तक नहीं दिखाता और खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चला जाता है। और जाते हुए वो कहता है, तुमने एक मासूम की जान ली है, तुम लोग कभी भी खुश नहीं रहोगे। और रोते हुए वो वहाँ से हमेशा के लिए गांव छोड़कर चला जाता है, वापस शहर कभी ना लौटने के लिए। अब दूसरी कहानी स्टार्ट होती है। ये कहानी है 2 जुड़वा बहनों की, जिनका नाम जया लक्ष्मी और ज्योति लक्ष्मी है। इनके पिता एक राजकारणी है। दरअसल ये लोग ऊंच जाति के हैं। पूरे गांव में इन लोगों की संख्या ज़्यादा है और अमीर होने के कारण इनके पिता रामचरण की ही गांव के मुखिया है। दरअसल ये बहुत ज़्यादा खतरनाक आदमी है।
ये रामचरण बाहर अपना अलग रूप बताता है, जैसे सोशल मीडिया या शहर में, और खुद गांव में इसका रूप बहुत ज़्यादा डरावना था। गांव में अगर कोई भी नीच जाति या ऊंच जाति के लड़का लड़के से प्यार होता है तो ये अपने आदमियों से उन्हें मरवाता है। रामचरण का मेन आदमी था नारी। ये नारी 1.5 फुट आदमी, मगर ये भी सबके सर पर चढ़ा था। सब इससे डर कर रहते थे। ये जो जया थी वो यहीं गांव में अपने पिता के साथ रहती थी, मगर ज्योति अपना घर छोड़कर शहर रहने चली गई थी। दरअसल वो अपने बाप के बिहेवियर से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। बहुत साल बीतने पर अब जया को अपने पिता का दूसरा रूप कम दिखने लगता है और जो अच्छा रूप है वही ज़्यादातर दिखने लगता है। जया को लगता है वक्त के साथ साथ पिताजी बदल गए, क्योंकि उन्होंने बहुत से लड़का लड़की की शादी की थी और अंतर्जातीय विवाह को वो प्रोत्साहन दे रहे थे। दरअसल इसमें कुछ पॉलिटिकल वजह थी, ये जया को पता ही नहीं था। एक दिन वो अपने पिता से कहती है कि मैं आपके ड्राइवर से प्यार करती हूँ, मगर ये ड्राइवर था नीच जाति का। ये सुन रामचरण को बहुत गुस्सा आता है, मगर वो शांति से ये बात सुन लेता है, जिससे ड्राइवर और जया खुश हो जाते हैं, क्योंकि इन दोनों ने अपने रिश्ते को बहुत सालों से छुपाया था। घर आकर रामचरण नारे को ये बातें बताता है। तब नारे कहता है, ये बात तो अच्छी ही है, हम जया और ड्राइवर को मार देते हैं, जिससे कि हमारा दबदबा गांव में बना रहेगा। दूसरा कोई भी ये गलती नहीं करेगा। लोग सोचेंगे अगर आप खुद की बेटी को नहीं बख्श सकते तो बाहर वालों को क्या बख्शोगे। जया को मार कर आपका ही फ़ायदा है और हमारे वोटर भी बढ़ सकते हैं। अब ये बात रामचरण को ठीक लगती है। वो जया को मारने का प्लान बनाते हैं। इधर रात में जया ज्योति को कॉल कर कर कहती है कि पापा मेरे और श्रवण के शादी के लिए मान गए हैं। वो जल्द ही हमारी शादी करवाने वाले हैं। पापा बदल गए हैं, तुम आ जाओ, मेरी शादी की तैयारियां होने वाली है। ये सुन ज्योति को कुछ गड़बड़ लगती है। उसे पिता पर थोड़ा भी भरोसा नहीं था, फिर भी वो दूसरे दिन घर आ जाती है। इधर घर में सुबह सुबह जया नहाने चले जाती है, मगर घर के हौद में करण छोड़ देता है ये नारी कुट्टी, और इसी वजह से जया मर गई थी। यानी यहाँ किस हद तक हैवानियत थी ये आप जानते होंगे। खुद के पिता ने अपनी बेटी को इतनी बेरहमी से मार दिया था। तभी यहाँ ज्योति आ जाती है और जया के बारे में पूछने लगती है। तब रामचरण उसे घर में नहीं आने देता। वो उसे कहता है जया अपने ससुराल वालों लोगों से मिलने गई है। यहाँ ज्योति अपनी दोस्त प्रिया और प्रिंस के साथ आई थी। प्रिया को घर का माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो घर के नौकरों के चेहरे देख समझ रही थी कि कुछ तो गलत हुआ है। वो ये बात ज्योति को बताती तब तक यहाँ ये लोग प्रिंस को ही घेर लेते हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा था ज्योति प्रिंस से प्यार करती है और वो प्रिंस को पिता से मिलवाने यहाँ लाई है। वो लोग प्रिंस को मार रहे थे। तभी यहाँ ज्योति कहती है, प्रिंस मेरा कुछ भी नहीं, दरअसल मैं और प्रिया कपल है, मैं लेस्बियन हूँ। ये बात उन अनपढ़ गाँव वालों को समझती ही नहीं। वो हंसने लग जाते हैं और उन्हें सिर्फ इतना समझता है कि प्रिंस से ज्योति का कोई रिलेशन नहीं। यहाँ रामचरण कहता है, आज से तुम यहाँ गांव में रहोगी। इन दोनों को यहाँ से जाने कहो, वरना मैं तुम तीनों को यही मार कर दफना दूंगा। ज्योति गांव में रहने के लिए मान जाती है। जया का अंतिम संस्कार कर प्रिया और प्रिंस को शहर के लिए भेजती है। अब रात में वो अपने पापा को एहसास दिलाना चाहते हैं कि उन्होंने जया को मारकर कितनी बड़ी गलती कर दी। वो कहती है, पापा आपने ये क्या कर दिया? आप ऐसे शैतान क्यों बन गए? अपनी ही बेटी को समाज जात पात के लिए इतनी बेरहमी से मार दिया। गुनाह क्या था उसका? वो तो आपकी खुद की औलाद थी, जिसे बचपन से अपने लाड़ प्यार से बड़ा किया। उसे मारते हुए आपको कैसे नहीं समझा कि वो आपसे ही प्यार करती थी। मैं मेरी बहन के कातिल के साथ नहीं रह सकती। मैं यहाँ से जा रही हूँ।
तभी यहाँ प्रिया और प्रिंस भी आ जाते हैं, जो गांव के बाहर गए ही नहीं थे। अब ये तीनों अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से भाग जाते हैं। नारी रामचरण से कहता है, अभी इन तीनों को पकड़कर मार देता हूँ। मगर अब तक रामचरण ज्योति की बातों से पिघल गया था। वो नारी को रोक लेता है और वो तीनों यहाँ से भाग जाते हैं। अब तीसरी कहानी को स्टार्ट होती है। ये कहानी एक हंसते खेलते परिवार की थी, जो मिथि और गोविंद का परिवार था। इन दोनों पति पत्नी को दो बेटियां थी और एक बेटा। वैदेही अब बड़ी हो गई थी। मिथि उसे समझाने लगती है कि अब तुम एक औरत बन गई हो, अपनी छोटी बहन देवी जैसे मत बिहेव करो, वो काफ़ी छोटी है। आप बड़े लोगों जैसा व्यवहार करो, अपने ढंग को बदलो। अब यहाँ ये समझता है कि मिथि काफ़ी पुराने विचारों की थी। वो उसी गंदी विचारों को वैदेही पर लाद रही थी कि औरतों को समाज के दायरे में ही रहना होता है। गोविंद भी अपने परिवार से बहुत प्यार करता था, मगर ये लोग समाज से काफ़ी डर कर रहते थे। अपनी बेटियों को ही अपनी इज्जत मानते थे। उनसे कभी कोई भूल ना हो, यही उनका विचार था। मगर एक दिन इनके इज्जत पर आँच आ जाती है। यहाँ मिति को वैदेही की चिंता थी कि वो बड़ी हो गई है, मगर एक दिन देवी को ही एक लड़का किडनैप करता है और उसका रेप करता है। जब देवी घर आती है तो सी मिथि और परिवार के लोगों को बताती है उस लड़के ने क्या क्या किया। तब मिथि उसे चुप करा देती है। अब यहाँ मिथि को लगता है ये बात आसपास ना फैले, नहीं तो समाज देवी को जीने नहीं देगा। वो छोटी सी बच्ची इस हादसे में झुलस रही थी, यहाँ तक कि उसका स्कूल भी बंद कर दिया गया। वो पूरी तरह टूट गई थी। मगर यहाँ मिति गोविंद उसे इस हादसे से उभरने में मदद कर रहे थे। गांव वाले रिश्तेदार पूछ रहे थे कि देवी का स्कूल क्यों बंद किया, उसे घर में क्यों बंद कर दिया गया। तब यहाँ मिति कुछ भी बहाने दे देती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अब ये लोग अपने छोटी सी बच्ची के दिल पर लगे घाव नहीं मिटा पा रहे थे। वो देवी घूट रही थी और एक दिन मिथि और गोविंद उसे पहाड़ी वाले मंदिर ले जाते हैं। गोविंद यहाँ देवी को मोटिवेट करता है, कहता है तुम्हारे साथ जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। उस एक हादसे से तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई। तुम उड़ सकती हो। अपने बचपन को जी कर अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ो। हम लोग तुम्हारे साथ हैं। इस बात से देवी को राहत मिलती है, मगर मिथि इतनी ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी कि वो अपनी ही बेटी को पहाड़ी से नीचे गिराने का सोच रही थी। वो इमेजिन भी कर लेती है कि उसने देवी को पहाड़ी से गिरा दिया और वो मर गई। फिर वो अपनी बच्ची को देख खुद से ही नफरत करने लगती है कि मैंने मेरी बेटी को मारने के बारे में कैसे सोचा। अब यहाँ दिन बीत रहे थे, मगर देवी के साथ पूरा परिवार भी इस हादसे में झुलस रहा था। अभी देवी का भाई भरत उस लड़के को ढूंढता है और एक दिन बड़ी बेरहमी से उसे मार देता है। और अब भरत अपनी लाइफ के कुछ पल जेल में बिताने वाला था। अब चौथी कहानी की स्टार्टिंग होती है एक प्रेग्नेंट लेडी लक्ष्मी से, जो बहुत सालों बाद अपने मायके आई है। दरअसल गांव के एक नीच जाति के लड़के से यानी हरि से उसे प्यार हुआ था, इसलिए वो हरि के साथ शहर भाग गई थी। उनकी ज़िंदगी शहर में बहुत अच्छी थी। हरि को नौकरी लग गई थी। जल्द ही लक्ष्मी की प्रेगनेंसी की खबर गांव तक पहुंच गई थी और एक दिन उसके पापा उसके घर आ गए थे और वो लक्ष्मी से कहते हैं, मैं गांव ले जाकर तुम्हारी गोद भराई करना चाहता हूँ। तुम्हारी माँ भी तुम्हारे इंतज़ार में है। कुछ दिन वो वहाँ लक्ष्मी के घर भी रह जाते हैं, जिससे लक्ष्मी को यकीन होता है कि उसके पापा बदल गए हैं और वो गांव आई थी। हरि भी मान गया था। दरअसल हरि काम की वजह से नहीं आ पाया। आज लक्ष्मी की गोद भराई थी। पूरी तरह गोद भराई की रस्म हो जाती है। सब खुश थे, मगर अचानक से आधी रात में लक्ष्मी के पेट में दर्द होने लगता है। वो दर्द से करहा रही थी। तब उसकी माँ मदद के लिए पास आती है, तो यहाँ पापा आकर लक्ष्मी से फ़ोन छीन लेते हैं और वो माँ को मारते हुए घर से बाहर ले जाते हैं। और यहाँ लक्ष्मी
के सामने पापा का असली चेहरा आ जाता है। दरअसल वो इतने दिन जो कर रहे थे सब दिखावा था। आज पापा ने लक्ष्मी के पानी में जहर मिलाया था, जिसकी वजह से उसे दर्द शुरू हुआ और वो मरने की कगार पर थी। ये जो लक्ष्मी के पापा थे, लक्ष्मी के घर से भागने की वजह से बहुत जिल्लत सहते आए थे। हरी एक नीच जाति से था, इसलिए अब उनके गांव में इज्जत ही नहीं थी। इसी अपनी इज्जत को वापस लाने के लिए वो अपनी बेटी को ही मारने का फैसला कर चुके थे। और वो ये सब अंदर लक्ष्मी दर्द से चीख रही थी, मगर पापा का दिल पिघलता ही नहीं। वो बहुत बहुत मिन्नतें करती है, मगर पापा सुनते नहीं। जल्दी लक्ष्मी को एहसास हो जाता है कि उसका बच्चा पेट में ही मर गया। वो अपने पापा से चीख कर कहती है, मदद की भीख मांगती है, मगर घर वाले भी पापा के डर से उसकी मदद नहीं कर रहे थे और लक्ष्मी वही तड़प तड़प कर मर जाती है। ये बात जब हरी को समझती है तो बेचारा टूट जाता है और पुलिस को कहता है ये सब लक्ष्मी के पापा ने किया, और पुलिस पापा को पकड़कर ले जाती है। और ये 4 कहानियाँ यही ख़त्म हो जाती है। ये समाज जात पात कितनी बड़ी चीज़ है ये यहाँ समझता है। लोग अपनी खोखली इज्जत बचाने किस हद तक जा सकते हैं ये यहाँ पता चलता है। कितनी अजीब बात है ना। इस समाज के डर से माँ बाप अपने ही बच्चों को मार देते हैं और इसमें ही खुद की शान मानते हैं। पहली स्टोरी में भी समर के अपने ही उसके कातिल बने थे। दूसरी स्टोरी में भी जया के खुद के पिता ने उसे बेरहमी से मार दिया था। तीसरी कहानी में मिथि अपने ही मासूम बच्ची को मारने का सोच रही थी, और चौथी कहानी में भी लक्ष्मी के पिता ने ही उसको उसके बच्चे के साथ मार दिया था।